जरा सोचिए, एक आदमी करीब 6400 किलोमीटर तक पैदल चलता है। एक तरफ साइबेरिया की हड्डियां जमा देने वाली ठंड, दूसरी तरफ गोबी रेगिस्तान की जलती हुई रेत। होंठ प्यास से फट चुके हैं, शरीर भूख से टूट चुका है और रास्ते में उसके साथी एक एक करके मरते जा रहे हैं। फिर भी वह रुकता नहीं। उसके पैरों से खून बह रहा था, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन वह चलता रहा। उसने बर्फ के पहाड़ पार किए, रेगिस्तान की आग सही, हिमालय जैसी जानलेवा चढ़ाई पार की और आखिरकार भारत पहुंच गया। लेकिन उसने ये सब क्यों किया? क्या वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था? नहीं, उसने ये पूरा खौफनाक सफर सिर्फ इसलिए तय किया ताकि 45 साल बाद घर लौटकर अपनी पत्नी को गले लगा सके और उससे सिर्फ एक बात कह सके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज की ये सच्ची कहानी सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है। ये प्यार, इंतजार, दर्द और माफी की वो कहानी है जो ये साबित करती है कि जब इंसान के दिल में लौटने की जिद बची हो तो दुनिया का सबसे कठिन रास्ता भी उसे रोक नहीं सकता। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उस दौर से जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हीं में एक पोलिश आर्मी ऑफिसर भी था, जानुश। उस पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया। उससे कागजों पर साइन करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वह हर आरोप से इनकार करता रहा। तभी पूछताछ कर रहा सोवियत अफसर इशारा करता है और कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर उसकी पत्नी को लाया जाता है। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, चेहरा डरा हुआ था, आंसू रुक नहीं रहे थे। अफसर उससे पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वह कांपती हुई आवाज में कहती है, हाँ, ये मेरे पति हैं। फिर उससे पूछा जाता है, अपने पति के बारे में और क्या जानती हो? कुछ पल के लिए उसकी सांसें अटक जाती हैं और फिर वह रोते हुए कहती है कि उसका पति जासूस है, दुश्मनों को राज बेचता है और कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करता है। उस पल जानुश कुछ नहीं बोलता, वह बस उसे देखता रह जाता है। वह समझ चुका था कि उसकी पत्नी ने ये गवाही अपनी मर्जी से नहीं दी। अगर वह ऐसा न करती तो शायद उसे या उसके परिवार को मार दिया जाता। इसके बाद जानुश को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। Sign the confession. उसे साइबेरिया के एक लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। उसी पल उसके भीतर एक बात हमेशा के लिए बैठ जाती है, अगर वह किसी तरह जिंदा बच गया तो एक दिन घर जरूर लौटेगा, अपनी पत्नी से सिर्फ एक बात कहने के लिए कि उसने उसे कभी दोषी नहीं माना। साल 1940 जब जानुश उस कैंप में पहुंचता है तो वहां का कमांडेंट नए कैदियों को देखकर कहता है, याद रखो, सिर्फ ये कैंप तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि साइबेरिया का पूरा इलाका तुम्हारी जेल है। अगर यहाँ से भागे तो ठंड मार देगी, अगर ठंड ने छोड़ दिया तो भूख मार देगी, और अगर उससे भी बच गए तो यहाँ के स्थानीय लोग इनाम के लालच में तुम्हें पकड़वा देंगे। यहाँ से भागना आसान है, लेकिन जिंदा बचना नामुमकिन। वहाँ हर तरह के कैदी थे, बेगुनाह भी, सैनिक भी और खूंखार अपराधी भी। इन्हीं में कुछ चेहरे धीरे धीरे जानुश की नजर में बसने लगते हैं। एक था मिस्टर स्मिथ, उम्र दराज, खड्डूस, सख्त और पत्थर जैसा दिखाई देने वाला आदमी जो खुद को अमेरिकी बताता था। एक था खबारो, एक अभिनेता जो भागने की बातें करता था, लेकिन उसकी बातों में डर भी था और उम्मीद भी। एक था वाल्का, सीने पर टैटू लिए, हिंसक और खतरनाक अपराधी। और बाकी थे जोरान, वॉस, टॉमस और काजिक जैसे लोग जो अलग अलग देशों से आए थे और अलग अलग वजहों से वहां फंसे हुए थे। कैंप के अंदर इंसानियत बहुत जल्दी मर जाती थी। एक रात जब खाने की लाइन लगी हुई थी तो एक बूढ़े आदमी के हाथ से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूख से बेहाल दूसरा आदमी उस पर झपटा, लेकिन मिस्टर स्मिथ ने अपना जूता उस टुकड़े पर रख दिया, उसे उठाया और बिना पीछे देखे वहां से चल दिया। बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ाता रह गया। ये सब जानुश देख रहा था। वह अपना हिस्सा उठाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। स्मिथ पलटकर उसकी तरफ देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर यहाँ जिंदा रहना है तो दया करना बंद करो। जानुश धीमे से कहता है, इसकी उम्र तो देखो। स्मिथ जवाब देता है, मेरी भी उम्र हो गई है, फर्क बस इतना है कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा, ये नहीं। दिन गुजरते हैं, कैदियों से लकड़ी कटवाई जाती है, बर्फ में काम करवाया जाता है और उन्हें मौत के बीच जीने की आदत डलवाई जाती है। एक दिन जंगल में काम करते वक्त ऐसा बर्फीला तूफान उठता है कि कई कैदी ठंड से वहीं गिरने लगते हैं। गार्ड उन्हें खुली जगह पर रुकने को मजबूर करते हैं क्योंकि जंगल की तरफ जाना भागने का मौका दे सकता था, लेकिन स्मिथ समझ चुका था कि अगर वे वहीं रुके तो सब मर जाएंगे। वह आदेश तोड़कर जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। गार्ड उसे गोली मारने की धमकी देते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। आखिर बाकी कैदी भी उसके पीछे चल पड़ते हैं और उसी फैसले से उनकी जान बचती है। अगले ही दिन कुछ कैदियों को खदान में भेज दिया जाता है। वहाँ जहरीली हवा, धूल, अंधेरा और घुटन आदमी के दिमाग को तोड़ देती थी। यहीं जानुश को पहली बार भ्रम होने लगता है। उसे
अपना घर दिखाई देता है। घर के सामने एक पत्थर, उसके नीचे छिपी चाबी और दरवाजे के उस पार की जिंदगी। वह जैसे किसी ख्वाब में खिंचता हुआ आगे बढ़ता है। तभी एक गार्ड उसे गोली मारने ही वाला होता है कि स्मिथ उसे खींचकर बचा लेता है। वह झुंझलाकर कहता है, पागल हो गए हो क्या? जानुश हाँफते हुए कहता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे निकलना होगा। तब स्मिथ पहली बार खुलकर कहता है, अगर तुम भागोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जानुश हैरान होकर उसे देखता है। क्यों? तब स्मिथ उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ, तुम्हारी इंसानियत। अगर रास्ते में मैं गिरा तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। धीरे धीरे एक छोटा सा दल तैयार होने लगता है। खबारो रास्ते का अंदाजा बताता है। उन्हें दक्षिण की तरफ बढ़ना होगा, फिर बहुत लंबा सफर तय करके मंगोलिया पहुंचना होगा। लेकिन अब भी भागना बेवकूफी होती। पहले सर्दी को थोड़ा ढीला पड़ने देना था, रास्ते के लिए खाना चुराकर जमा करना था, जो भी काम की चीज हाथ लगे उसे बचाकर रखना था, और सबसे जरूरी सही रात चुननी थी। आखिर वह रात आ ही जाती है। बर्फीला तूफान पूरे इलाके को ढक लेता है। हवा इतनी तेज थी कि सामने खड़ा आदमी भी ठीक से नहीं दिख रहा था। जानुश समझ जाता है कि यही सही मौका है। ऐसी आंधी में उनके पैरों के निशान अपने आप मिट जाएंगे। आधी रात को वे लोग कैंप की बिजली काटते हैं। अंधेरे और तूफान का फायदा उठाकर कुछ ही मिनटों में सातों लोग उस मौत के कैंप से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्डों को भनक लगती है, सायरन बजते हैं, कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन बाहर तूफान इतना भयानक था कि गार्डों को खुद कुछ दिखाई नहीं देता। कुत्तों की सूंघने की ताकत भी बर्फ और हवा के आगे बेकार पड़ जाती है। बर्फ उनके चेहरों को काट रही थी, ठंडी हवा जैसे चमड़ी चीर रही थी। तब जानुश पेड़ की छाल काटकर सबके लिए चेहरे ढकने का इंतजाम करता है, ताकि हवा सीधे चेहरे पर न लगे। कोई दिशा साफ नहीं दिख रही थी, फिर भी वह अपनी समझ और आसमान की हल्की पहचान के सहारे दक्षिण की ओर बढ़ता रहता है। पूरी रात चलते चलते सुबह तक वे कैंप से काफी दूर निकल आते हैं। लेकिन जानुश जानता था, जेल तो पीछे छूट गई है, मौत नहीं। सुबह जब राशन गिना जाता है तो पता चलता है कि उनके पास बहुत कम खाना है, जबकि सफर बहुत लंबा है। रात को आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं, और तभी मौत अपनी पहली कीमत वसूलती है। काजिक, जिसे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता था, लकड़ियां लेने निकलता है और रास्ता भटक जाता है। बाकी लोग उसे आवाजें देते रह जाते हैं। सुबह वह उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा मिलता है, जम चुका, जिंदा नहीं, बर्फ की एक मूरत बन चुका था। वे उसे वहीं दफना देते हैं। उसी पल उन्हें पहली बार सच में समझ आता है कि आजादी का मतलब सिर्फ बच जाना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन मौत को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ना। सफर जारी रहता है। कई दिनों तक उन्हें ढंग का शिकार नहीं मिलता। जो भी हाथ लगता उसी से पेट भरने की कोशिश करते। एक बार उन्हें भेड़ियों का झुंड किसी शिकार पर टूटता दिखाई देता है। वे भेड़ियों को भगा देते हैं और खुद उसी अधखाए मांस पर टूट पड़ते हैं। उस पल उनमें और जानवरों में फर्क करना मुश्किल हो गया था। भूख इंसान से बहुत जल्दी उसकी सीमाएं छीन लेती है। झील तक पहुंचने का हिसाब बार बार गलत निकल रहा था। जानुश समझ जाता है कि अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो सब यहीं खत्म हो जाएंगे। वह तय करता है कि वह अकेला आगे जाएगा, रास्ता ढूंढेगा और फिर वापस लौटेगा। जाते हुए वह कहता है, अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं मर चुका हूँ। इतना कहकर वह अकेला निकल पड़ता है, भूखा, प्यासा और बुरी तरह कमजोर। लेकिन हर कुछ देर बाद उसके सामने वही घर आ जाता, वही पत्थर, वही चाबी। जैसे उसका दिमाग उसे बार बार एक ही बात याद दिला रहा हो, अभी हार नहीं माननी। आखिरकार उसे पानी की दिशा का अंदाजा मिल जाता है। वह टूटे हुए शरीर के साथ वापस लौटता है और अपने साथियों को बताता है कि उम्मीद अभी बाकी है। इसी बीच उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद उनके सामने एक दुबली पतली लड़की आती है। वह खुद को पोलिश बताती है और उनके साथ चलने की गुहार लगाती है, लेकिन सब उसे साथ लेने से मना कर देते हैं। उनके पास पहले ही बहुत कम खाना था और एक कमजोर लड़की का साथ मतलब था और ज्यादा खतरा। वे भारी दिल के साथ उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें दलदल में फंसा एक जानवर मिलता है। वे उसे मारकर भूनते हैं और बहुत दिनों बाद पेट भर खाना खाते हैं। तभी उनमें से एक को उस लड़की की याद आती है। वह भागकर वापस जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। अब वह भी उनके दल का हिस्सा बन चुकी थी। उसका नाम था इरीना। शुरुआत में इरीना अपने बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताती। उसकी बातों में डर था, टूटन थी और कुछ झूठ भी। स्मिथ उसकी बातों में गड़बड़ी पकड़ लेता है, लेकिन धीरे धीरे वह सच मान लेती है। उसके माँ बाप अब नहीं थे, वह पूरी तरह अकेली थी और अब उसके पास यही लोग थे। सफर के बीच वही लड़की जिसे सबने पहले बोझ समझा था, धीरे धीरे इस टूटे हुए दल की बची खुची नरमी का कारण बनने लगती है। कुछ समय बाद वे लेक बैकाल के इलाके तक पहुंचते हैं। यहाँ ठंड तो कम थी, लेकिन नई आफत उनका इंतजार कर रही थी। मच्छरों के झुंड, लाखों की तादाद में मच्छर उन पर टूट पड़ते हैं। हालत ऐसी हो जाती है कि चैन से खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाए। तभी वहाँ के कुछ स्थानीय लोग उन्हें एक उपाय बताते हैं। वे पेड़ की छाल और जड़ी बूटियों से बनी मालाएं उनके गले में पहना देते हैं। हैरानी की बात ये थी कि उसके बाद मच्छर उन पर बैठना लगभग बंद कर देते हैं। इस छोटी सी राहत ने उन्हें पहली बार एहसास कराया कि बाहर की दुनिया में हर कोई दुश्मन नहीं होता। आगे बढ़ते हुए वे एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। वहाँ दबे हुए कंकाल थे, वीरान घर थे और ऐसा सन्नाटा था जैसे वहाँ कभी जिंदगी
जिंदगी रही ही ना हो, सिर्फ मौत बची रह गई हो। वे कुछ देर वहीं रुकते हैं। जो थोड़ा बहुत सामान उनके पास था उसी से काम की चीजें तैयार की जाती हैं। फिर आगे उन्हें पानी का एक बहाव मिलता है जिसे पार करना जरूरी था। ठंडे पानी, थके हुए शरीर और बची खुची ताकत के सहारे वे उसे पार करते हैं। रात को वहीं थक कर गिर पड़ते हैं। अगली सुबह फिर सफर शुरू हो जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर कुछ घुड़सवार आदमी उन्हें घेर लेते हैं। सबकी सांसें अटक जाती हैं। उनमें से एक पूछता है, क्या तुम रूसी हो? तभी स्मिथ आगे आता है और कहता है, नहीं, हम अमेरिकी हैं। दूसरा आदमी पूछता है, तीर्थयात्री? स्मिथ बिना पलक झपकाए जवाब देता है, हाँ, तिब्बत जा रहे हैं। फिर सवाल आता है, तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं? स्मिथ कहता है, हम गरीब लोग हैं, घोड़े नहीं रख सकते। तभी वह आदमी इरीना की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये तुम्हारी बीवी है? स्मिथ तुरंत कहता है, नहीं, मेरी बेटी है। कुछ पल तक वे लोग उन्हें चुपचाप देखते रहते हैं, जैसे उनके झूठ के पार झांकना चाहते हो। फिर आखिरकार उन्हें जाने देते हैं, लेकिन उनमें से एक छोटा सवार कुछ देर तक पीछे ठहरता है, फिर उन पर पानी फेंकता है और चला जाता है, जैसे मौत ने मजाक में उन्हें एक और दिन दे दिया हो। इसके बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद वे सोवियत सीमा के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। सामने मंगोलिया था, बस एक कदम और वे आजाद हो सकते थे। लेकिन तभी वाल्का अचानक रुक जाता है। उसके कदम जैसे जमीन में धंस जाते हैं। जानुश उसे चलने को कहता है, लेकिन वाल्का धीमी आवाज में कहता है, मैं चोर हूँ, कातिल हूँ, लेकिन गद्दार नहीं। रूस मेरी मातृभूमि है। इतना कहकर वह मुड़ जाता है, वहीं आजादी के मुहाने से वापस उसी बर्फीले नरक की तरफ जहाँ से वे मौत को धोखा देकर निकले थे। बाकी लोग कुछ पल तक उसे जाते हुए देखते रहते हैं। कोई उसे रोकता नहीं। फिर वे चुपचाप सीमा पार कर लेते हैं। लेकिन आजादी अभी भी उनसे बहुत दूर थी, क्योंकि अब उनके सामने था गोभी रेगिस्तान। जो लोग अब तक बर्फ और ठंड से लड़ रहे थे, अब आग जैसी गर्मी में जलने वाले थे। दिन के वक्त जमीन तपती थी, हवा शरीर की नमी खींच लेती थी, होंठ फट जाते थे और जीभ तालू से चिपक जाती थी। कभी ऐसी गर्म हवा उठती कि उन्हें वहीं रुकना पड़ता। सिर झुकाकर, आंखें बचाकर, सांस थामकर वे बस इंतजार करते रहते कि ये आग जैसी हवा थमे, तब आगे बढ़े। इसी दौरान जानुश और स्मिथ के बीच तीखी बहसें भी होती हैं। दोनों थके हुए थे, टूटे हुए थे और भीतर से बुरी तरह घायल थे। एक दिशा पर अड़ा रहता, दूसरा शक और गुस्से के बीच झूलता रहता, लेकिन फिर भी दोनों साथ चल रहे थे, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ रास्ते की नहीं, एक दूसरे की भी जरूरत थी। काफी आगे जाकर स्मिथ कहता है कि उसे दूर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहां पानी हो सकता है। जानुश इसे आंखों का धोखा मानता है और दिशा बदलने से मना कर देता है, लेकिन आखिरकार सब उसी तरफ मुड़ते हैं और किस्मत पहली बार खुलकर उन पर मेहरबान होती है। वहां एक कुआं था, पानी, असली पानी। उस पल सब उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे भूखे शेर शिकार पर टूट पड़ते हैं। कोई पानी पी रहा था, कोई मुंह धो रहा था और कोई बस उसे छूकर यकीन करना चाहता था कि ये सपना नहीं है। बहुत दिनों बाद वे नहाते हैं। शरीर से धूल, पसीना और मौत की गंध उतरती है। वे अपने कपड़े भिगोते हैं। कोई गीला कपड़ा गले में डाल लेता है, कोई चेहरे पर रखकर राहत लेता है। कुछ देर के लिए उन्हें लगता है कि शायद वे सच में बच सकते हैं, लेकिन जानुश जानता था कि पानी के पास रुकना आराम तो देगा, खाना नहीं। इसलिए अगले ही दिन सब जितना पानी उठा सकते हैं उठाते हैं और फिर रेगिस्तान के और भीतर उतर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो आता है वह और भी बेरहम था। रेत का भयानक तूफान। उसने उनके चेहरों पर ऐसे वार किए जैसे कोई चाबुक बरसा रहा हो। जो थोड़ा बहुत पानी वे साथ ला पाए थे वह भी बर्बाद हो गया। उन्हें रुकना पड़ा। वे झुककर, छिपकर, बस किसी तरह खुद को बचाते रहे। अगले दिन जब सफर दोबारा शुरू हुआ तब तक उनके शरीर पहले से आधे जवाब दे चुके थे। सबसे ज्यादा हालत इरीना की खराब थी। वह बार बार गिरती, फिर उठती, फिर चलने की कोशिश करती, लेकिन एक दिन वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब लोग उसके पैरों से कपड़ा हटाते हैं तो उसके पैर बुरी तरह सूजे हुए दिखाई देते हैं। हर कदम अब उसके लिए दर्द नहीं, सजा बन चुका था। थोड़ी देर बाद वह होश में आती है, उठने की कोशिश करती है, जैसे खुद को साबित करना चाहती हो कि वह बोझ नहीं है। फिर भी एक साथी उसे उठा लेता है और चलने लगता है, लेकिन इरीना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाकी लोग धीमे पड़े। वह एक एक करके सबके चेहरे देखती है, जैसे चुपचाप सबसे विदा ले रही हो, और फिर उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। वह मर चुकी थी। रेगिस्तान ने उससे उसकी आखिरी सांस भी छीन ली थी। वे उसे वहीं दफनाते हैं, रेत में, बिना किसी निशान के। बस उन चेहरों की याद बचती है जिन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। उसी पल सब समझ जाते हैं कि अब यह सफर सिर्फ लंबा नहीं रहा, अब यह पूरी तरह बेरहम हो चुका है। आगे बढ़ते हुए टॉमस भी टूट जाता है। प्यास और थकान आखिरकार उसकी जान ले लेती है। अब उनके साथ चलने वाले लोग और कम रह गए थे। स्मिथ की हालत भी तेजी से बिगड़ने लगती है। वह गिर पड़ता है और कहता है कि उसे यहीं छोड़ दिया जाए। उसके भीतर सालों का दर्द जमा था। वह अपने बेटे की मौत का बोझ उठाए चल रहा था। उसे लगता था कि रूस लाकर उसने अपने बेटे को खुद मरवा दिया। वह जैसे जीते जी खुद को सजा दे रहा था, लेकिन जानुश उसे छोड़ने से मना कर देता है। रात में वह स्मिथ के पास बैठता है और कहता है, जैसे तुम्हारी
तुम्हारी बेटी को तुम्हारे खिलाफ बोलने पर मजबूर किया गया था, वैसे ही मेरी पत्नी को भी किया गया था। फर्क बस इतना है कि मैं उसे दोषी मानकर नहीं जीना चाहता। अगर मैं जिंदा पहुंचा तो मैं उसे ये बोझ लेकर नहीं जीने दूंगा। जानुश की ये बात स्मिथ के भीतर फिर से एक बुझती हुई चिंगारी जगा देती है। सुबह एक साथी की नजर एक छोटे से जीव पर पड़ती है। वह उसे पकड़कर अपने पास रख लेता है, क्योंकि अब इस सफर में कुछ भी खाना बन सकता था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक सांप दिखाई देता है। उसे पकड़ने के पीछे भागते हुए उन्हें चट्टान से रिसता हुआ पानी मिल जाता है। सब लोग वहां पहुंचकर उस नमी, उस कीचड़ और उस बहते पानी को लगभग चाट चाट कर पीते हैं। फिर सांप पकड़ा जाता है, पकाया जाता है और आपस में बांट कर खाया जाता है। वह खाना नहीं था, बस अगले कुछ कदम चल पाने की ताकत था। सफर फिर आगे बढ़ता है। कई 100 किलोमीटर बाद उन्हें दूर एक अजीब सी संरचना दिखाई देती है। सुबह का उजाला फैलता है और उनके सामने खड़ी होती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उस पल पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वे सचमुच इस नरक से बाहर निकल सकते हैं। वे उस दीवार तक पहुंचते हैं, उसे पार करते हैं और फिर चीन के भीतर भी रुकते नहीं। वहां भी युद्ध था, खतरा था और हर तरफ अनिश्चितता थी। अब उनकी नजर सिर्फ तिब्बत पर थी। रास्ते में फिर उजाड़ था, फिर मौत के निशान थे, फिर पहाड़ थे और फिर ठंड लौट आती है। लेकिन अब यह वह ठंड नहीं थी जो उन्हें कैद में रखे हुए थी। अब यह ठंड उनके और आजादी के बीच खड़ी आखिरी दीवार थी। आखिरकार वे तिब्बत पहुंचते हैं। वहां के लोग उन्हें दुश्मन की तरह नहीं बल्कि टूटे हुए इंसानों की तरह देखते हैं। भिक्षु उनका इलाज करते हैं, उन्हें खाना मिलता है। बहुत लंबे समय बाद वे चैन की नींद सोते हैं। यहाँ उन्हें पहली बार इंसानी हाथों से इंसानों की तरह छुआ जाता है, जैसे दुनिया ने देर से ही सही लेकिन उन्हें फिर से आदमी मान लिया हो। तिब्बत में उन्हें बताया जाता है कि मौसम ठीक नहीं है, सर्दियों में आगे निकलना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए कुछ समय रुकना पड़ेगा। स्मिथ को एक रास्ता मिलता है जिससे वह आगे जाकर अपने लोगों तक पहुंच सकता था। वह यहीं से अलग होने का फैसला करता है, लेकिन जानुश रुकना नहीं चाहता। उसे डर था कि अगर वह एक बार ठहर गया तो फिर कभी आगे बढ़ने की ताकत नहीं जुटा पाएगा। आखिर में वह और उसके 2 साथी आगे निकल पड़ते हैं। पहाड़, बर्फ, चढ़ाई, थकान और फिर एक दिन, महीनों की मौत, भूख, प्यास और सफर के बाद वे सिक्किम की धरती पर पहुंचते हैं, भारत। वहां पहुंचना सिर्फ एक सीमा पार करना नहीं था, वह उस पूरी यात्रा का पहला पल था जहां मौत उनकी एड़ियों पर खड़ी नहीं थी। वहां के लोग उन्हें सहारा देते हैं, खाना देते हैं, उन्हें बैठने देते हैं, सांस लेने देते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि ये लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर साइबेरिया से यहाँ तक पहुंचे हैं तो किसी को यकीन नहीं होता। उस पल जानुश बच चुका था, लेकिन उसकी कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि भारत पहुंचना उसके शरीर की जीत थी, दिल की नहीं। इसके बाद साल गुजरते हैं, दुनिया बदलती है, युद्ध चलते हैं, नक्शे बदल जाते हैं, उम्र बीतती जाती है और जानुश भी धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। लेकिन उसके भीतर घर का वही दरवाजा अब भी बंद पड़ा था, वही पत्थर, वही चाबी, वही अधूरी वापसी। फिर एक दिन, बहुत साल बाद, जब पोलैंड में कम्युनिस्ट राज खत्म हो जाता है, जानुश आखिरकार अपने घर लौटता है। अब वह जवान सैनिक नहीं था, वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके शरीर से ज्यादा लंबा उसका इंतजार था। वह घर के सामने आकर रुकता है, वही जगह, वही पत्थर। वह झुकता है, कांपते हाथों से पत्थर हटाता है। नीचे चाबी रखी होती है, ठीक वैसी ही जैसी उसे सालों तक अपने भ्रम में दिखाई देती रही थी। वह चाबी उठाता है, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और सामने उसकी पत्नी खड़ी होती है, जो कभी जवान थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। इतने साल, इतनी दूरियां, इतनी मौतें, इतना इंतजार, सब उस खामोशी में जैसे एक साथ खड़ा था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जानुश, जिसने साइबेरिया की ठंड, गोभी की आग, भूख, प्यास, मौत और वक्त सब कुछ झेला था, आखिरकार वहां पहुंच गया था जहां पहुंचने के लिए उसने ये पूरा सफर सहा था। वह धीरे से उसके पास जाता है और उसे माफ कर देता है। और इसी के साथ खत्म होती है ये कहानी, एक ऐसे आदमी की जो सिर्फ जेल से नहीं भागा था, बल्कि मौत, दूरी, वक्त और टूट चुकी जिंदगी से लड़ते हुए आखिरकार वापस घर पहुंच गया था।